परमाणु संरचना चल रहा था हम लोगों का। इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ चुके थे और हमें यह भी पता हो गया कि परमाणु अविभाज्य नहीं है बल्कि विभाज्य है। परमाणु खुद किससे बना है? 3 मूल कणों से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और हम लोग यहाँ तक बात कर चुके थे कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है और वो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। लेकिन अब यहाँ से एक बात याद रखनी है कि ये इलेक्ट्रॉन है हमारा, है ना, तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता के अलावा क्या क्या क्वेश्चन पूछता है वो देख लेते हैं। देखिए, खोजकर्ता कौन है? गुड, जे टॉमसन है ना। थॉमसन या टॉमसन दोनों बात एक ही है ना। और इसके बाद में खोजकर्ता दे देता है। नामकरण किसने किया? तो कन्फ्यूजन में लोग टॉमसन ही बताते हैं क्योंकि यही पढ़ेंगे हैं। तो नामकरण मतलब उस इलेक्ट्रॉन, उस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को नाम क्या दिया गया? इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया? तो स्टोनी ने। किसने? स्टोनी ने। और हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन के खोज से पहले ही इसका नाम हो गया था। अब चार्ज, इस पे आवेश होता है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। कितना होता है? -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। यही होता है ना। ये होता है आपका इस पे आवेश। तो ये आवेश जो चार्ज है, इस चार्ज के बारे में किसने बताया? तो इलेक्ट्रॉन पर इतने चार्ज होते हैं -1.6 × 10⁻⁻19। तो यह किसने बताया? तो यह चीज बताया मिलिकन ने। किसने? ये बात याद रखना, ये केवल और केवल NCERT में ही मिलेगा, ठीक। और मिलिकन ने कैसे बताया? तो सर जे टॉमसन ने एक और नियम दिया था जिसके लिए खूब चर्चित हुए थे, और इन्होंने क्या दिया था? आवेश और द्रव्यमान का अनुपात। ये देखिए, इलेक्ट्रॉन का आवेश है और ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। इलेक्ट्रॉन के आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात दिया था। इसी के सहारे मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश निर्धारण किया। समझ में आया कि नहीं आया? याद रहे, इन्होंने एक परीक्षण किया था। और कौन सा परीक्षण किया था? तेल बूंद परीक्षण। कैसा? तेल बूंद परीक्षण। परीक्षण कहें या प्रयोग कहें, ठीक है। तो तेल बूंद प्रयोग के द्वारा मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया। ये बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए। और याद रहे कि इलेक्ट्रॉन के आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात किसने बताया? तो किसने बताया? सर जे टॉमसन लिखना चाहिए, मैं गलत लिखा नहीं, टॉमसन लिखा हूँ, टॉमसन, ठीक है। क्लियर है? अब हम लोग पढ़ते हैं परमाणु मॉडल, ठीक है। हालांकि जब सबसे पहले 1897 में इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की तो उसी वर्ष उन्होंने परमाणु मॉडल भी प्रस्तुत कर दिया। किसने? सर जे थॉमसन ने। तो परमाणु मॉडल जैसे प्रस्तुत किया तो उन्होंने यह बताया कि परमाणु कैसा हो सकता है या कैसा होता है। इसको मैं मिटाऊं, ये पढ़ लिए हो कि ये लिखे हो कि नहीं? मैं नीचे लिख देता हूँ। तो देखो, परमाणु मॉडल, पहला परमाणु मॉडल है ये, ठीक है ना। ये क्या है? प्रथम परमाणु मॉडल, फर्स्ट परमाणु मॉडल। ये किसने दिया भाई? क्या बताएंगे? सर जे टॉमसन। हाँ, अब सर जे टॉमसन ने क्या दिया है? प्रथम परमाणु मॉडल। और इस मॉडल को क्या नाम दिया गया? इस प्रथम मॉडल को नाम दिया गया तरबूज मॉडल। तो तरबूज मॉडल के पीछे क्या कारण था, हम लोग उसकी चर्चा करते हैं, फिर बताएंगे कि तरबूज मॉडल क्यों कहा गया। तो इन्होंने जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने के बाद इन्होंने बताया कि परमाणु तरबूज की तरह होता है। परमाणु कैसा होता है? परमाणु तरबूज की तरह होता है। और उन्होंने ये इसे ऐसे समझाया कि जितना भी उसका मसल्स वाला पार्ट है, जितना गुद्दा वाला पार्ट है उसका,
वो टोटल का टोटल धन आवेशित भाग है। क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। और जिसमें बीज हैं, एक एक सीड्स जो हैं बीज हैं, वो क्या है? उसमें इलेक्ट्रॉन की तरह धंसे हुए हैं। तो उन्होंने तरबूज को प्रस्तुत किया और बताया कि ये पूरा का पूरा तरबूज है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं ये देखिए धंसे हुए हैं। ऐसे इन्होंने क्या कहा कि ये इलेक्ट्रॉन क्या है? इसमें तरबूज में जैसे बीज धंसे हुए होते हैं तरबूज के, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी परमाणु में धंसे हुए होते हैं। तो ये टोटल ये जो भाग है वो क्या है? धनावेशित है। पहले देख लो फिर बाद में लिखना, ठीक है? धनावेशित भाग है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है धंसा हुआ है, ये क्या है? ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन। भाग, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? उस समय तक बाकी किसी कण के विषय में स्पष्ट नहीं था 1897 तक। तो इन्होंने कहा कि किसी भी तरबूज का जो गुद्दा वाला पार्ट है, जो मसल्स वाला पार्ट है, वो धनावेशित भाग है और उसमें जो उसका बीज है वो इलेक्ट्रॉन की तरह धंसा होता है। अर्थात परमाणु में भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? धंसा हुआ होता है। लेकिन इनके बाद ये देखो प्रथम मॉडल है, ठीक है ना? परमाणु का प्रथम मॉडल किसने दिया? बताएंगे सर जे टॉमसन ने। कब दिया? 1897 में। डेट हालांकि नहीं पूछता है। इनके मॉडल का क्या नाम था? तो इनके मॉडल का नाम था तरबूज मॉडल। क्या नाम था भाई? ठीक, कोई दिक्कत? याद रहे इनका और क्या क्या नाम है? तरबूज मॉडल के अलावा इनके मॉडल को प्लम पुडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग। क्लियर है? इसके अलावा रेजिन पुडिंग। क्या? रेजिन पुडिंग। देखो इसका एक अन्य नाम और है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, रेजिन पुडिंग। तो रेजिन पुडिंग भी किसका नाम है भाई? इस तरबूज मॉडल का। ये पुडिंग मतलब मिठाई होती है, ठीक है ना? मिठाई मतलब अगर मैं यूँ बात कहूँ, कभी छेना वगैरह खाए हो? अच्छा, उसमें कभी जाओगे हलवाई के पास तो देखोगे छेने पर काजू रखा रहता है एक ठो, या पिस्ता बादाम रखा रहता है ना? तो वो क्या है? ये समझ लो कि जितना भी खाने वाला पार्ट है, जो छेना है, वो धनावेशित भाग है, और जिस पे पिस्ता बादाम है या फिर यूँ कहो काजू है, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इन्होंने इस तरीके से परिभाषित किया और समझाया। ये सिद्धांत पूरी तरीके से फेल हो गया, पूरी तरीके से गलत हो गया, ठीक है ना? और गलत था भी। कब गलत हुआ? जब सर जे थॉमसन ने रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग किया। कौन सा प्रयोग किया? अल्फा प्रकीर्णन, ठीक है ना? कौन सा प्रयोग किया? ठीक है ना? अल्फा कणों की बौछार कराते हैं सोने के पन्ने पर, तो पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं है। क्या करता है? मूव करता है, घूमता है, ठीक है ना? और धनावेशित भाग पूरा का पूरा नहीं होता है, छोटा सा होता है। जब उन्होंने प्रयोगों द्वारा उसे सिद्ध किया तो इनका यह मॉडल क्या हो गया? पूरी तरीके से फेल हो गया। क्लियर है? मिटाओ इसे कि लिखोगे? लिख लो, लिखो, फिर उसके बाद में रदरफोर्ड पर आते हैं हम लोग। मिटा रहे हैं, ठीक है? अब हम लोग रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ लेते हैं। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है ना? देखो मॉडल में सिद्धांत में कंफ्यूज मत होना। मॉडल किसने प्रस्तुत किया? सर जे थॉमसन ने। और सिद्धांत किसने दिया? ना, गधेड़े। सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? डाल्टन ने दिया। भूल गए? डाल्टन ने ही ना बताया था परमाणु सबसे छोटा कण है, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। एक तरीके के परमाणु के मास या द्रव्यमान सदैव एक जैसे होंगे, अलग अलग परमाणुओं के मास अलग अलग होंगे। भूल गए? भूलो मत। अब रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था ये अल्फा प्रकीर्णन पर आधारित था। मतलब इन्होंने क्या किया? अल्फा कण
का क्या किया, बौछार किया था। कहाँ बौछार किया था भाई, सोने की पन्नी पर, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या था देखो, कुल मिला जुला करके हम लोग पढ़ रहे हैं गोल्ड फॉइल के बारे में, लेकिन वास्तविकता क्या है तुम्हें बताओ। वास्तविकता तो यही है कि इन्होंने बहुत परमाणुओं पर परीक्षण किया होगा, है कि नहीं। लेकिन सफलता किस पर मिलती है, तो सफलता मिलती है सोने की पन्नी पर। इसलिए हम चर्चा किसकी करते हैं, सोने की पन्नी की, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे ही बना दे रहे हैं, ये क्या है, परमाणु है, ठीक है। अब किताब में कैसा देता है ऐसा भी दे देगा, तो उससे घबराने की चीज़ नहीं है। हमें इनकी थियरी, इनकी मॉडल को समझना है, ठीक है। तो अब ये क्या है, हमारे पास गोल्ड का एक पत्र है, एक पन्नी है। अब गोल्ड ही क्यों चूज किया, जैसे सफलता गोल्ड पर ही क्यों मिली, तो गोल्ड अर्थात सोना सबसे अधिक तन्य एवं आघात वर्धनी धातु है, इसीलिए इन्होंने सोने की पत्र को अपने परीक्षण में प्रयोग किया। अब आघात वर्धनी का मतलब क्या है कि आघात मतलब चोट करना, इस पर जितना चोट करते जाओगे उतना ही फैलता जाएगा। इसको सोच लो, इतना चोट किया गया था, इतना पतला बना दिया गया था कि यह फॉइल जो है 100 नैनोमीटर का हो गया था। कितना नैनोमीटर का, इतना पतला था। अब सोच लो 100 नैनोमीटर, लगभग वायरस का जितना रेडियस होता है, रेडियस का डायमीटर व्यास होता है, उतना पतला ये था, उससे भी कहीं पतला। सोच लो सोने को इतना किया जा सकता है। यहाँ तक कि सोने से अगर 1 मिलीग्राम भी है तो आप 200 मीटर तक ले जाएंगे, तार बना सकते हैं। सोच लीजिए इतना ये तन्य होता है, ठीक है। तो इन्होंने 100 नैनोमीटर कर दिया इसको पीटते पीटते, और ऐसा भी कहा जाता है कि लगभग इतना पतला कर दिया गया इसको 1 नैनोमीटर शायद कहा किया, 100 नैनोमीटर सही है, 100 नैनोमीटर। अब इतना पतला कर दिया गया कि लगभग इसमें 100 परमाणु ही बचे, या कहीं कहीं 1000 परमाणु भी मिलते हैं। अब सोच लो जब किसी में 100 या 1000 परमाणु हो तो कितना पतला रहा होगा, परमाणु कितना छोटा है, बहुत छोटा है। आगे पता चल जाएगा। पता क्या, सर जे थॉमसन ने बता दिया कि परमाणु का आकार, याद रहे पूछता है 10⁻10 मीटर होता है। कितना, 10 मीटर परमाणु का आकार, याद रहेगा, भूलना मत। ये परमाणु का आकार है, परमाणु का आकार, या परमाणु की त्रिज्या पूछ दे कभी तो, व्यास पूछ दे तो यही बता देना, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात। मैं आकार बोलूं कभी कभी त्रिज्या दे दे तो भी समझ लेना। और वही नाभिक, इन्होंने नाभिक के बारे में बताया, किसने, रदरफोर्ड ने। तो 10⁻10 10⁻15, ठीक है ना, परमाणु का नाभिक, ठीक है। समझ रहे हो क्या। एग्जाम में आता है, याद रहे। अब देखिए इन्होंने क्या किया कि यहाँ से एक भारी नाभिक ले लिया, जैसे यूरेनियम हुआ, थोरियम हुआ, ये भारी नाभिक ले लिया। इसमें से क्या निकल रहे थे भाई, स्वतः अल्फा कण, बीटा कण, अल्फा कण निकलते हैं, तो अल्फा कण इसमें से निकल रहा था। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये केंद्र है, अभी पता नहीं है, लेकिन खोज के बाद पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने देखा तो यह देखा कि यहाँ से जो निकल रही हैं ये सीधे सीधे निकल जा रही हैं, ठीक है, ऐसे, ये देखो। अब यहाँ पर अल्फा कण तो हमें दिखाई देता नहीं है, इसलिए यहाँ पर जिंक सल्फाइड का एक प्रदीप्त वस्तु इन्होंने प्रयोग किया। प्रदीप्त वस्तु मतलब चमकदार, कि इस पर कोई भी पार्टिकल पड़ेगा तो इसमें क्या हो जाएगी, चमक उत्पन्न हो जाएगी। तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, चमक उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, ये चमक है। और कुछ कण जो नज़दीक, न्यूक्लियस के नज़दीक जा रहे थे, वो कुछ मुड़ जा रहे थे, कुछ एंगल में क्या हुए, मुड़ गए। तो इन्होंने और क्या देखा, इन्होंने यह देखा कि कुछ तो
मुड़ जा रहे हैं और ज़्यादातर क्या जा रही हैं, एकदम सीधा निकल जा रही हैं। तो इन्होंने और प्रयास किया कि क्या मैं अगर इधर रखूं ये जिंक सल्फाइड वाला तो क्या इधर भी आएगा क्या। तो इन्होंने देखा कि जो और नज़दीक से गई, ठीक है ना, जैसे कि मानकर चलो ये और नज़दीक से गई तो यहाँ पर टकरा गई, ठीक है। यहाँ से अगर मैं ये यहाँ पर कर दूँ, मान लो ये बीचों बीच नहीं, यहाँ पर, तो ये इन्होंने देखा कि अरे कुछ कम एंगल पर भी मुड़ रही हैं, कुछ ज़्यादा एंगल पर भी मुड़ रहे हैं कुछ पार्टिकल। तो इन्होंने सोचा क्या पीछे भी एक आती हैं क्या। तो इन्होंने पीछे भी क्या लगा दिया, जिंक सल्फाइड का लगा दिया। जैसे ये सोर्स है तो हम यहीं लगा दे रहे हैं या यहाँ लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने देखा क्या कि एक कण क्या था यहाँ से सीधे, देखो जैसे यहाँ गए, यहाँ से टकरा कर वापस चला आया। मेरी बात मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया हूँ, मैं साफ साफ बना दूंगा। तो एक कण क्या हुआ, वापस टकरा करके, हाँ, जैसे ये गया और उसी रास्ते से चला भी आया, मतलब 180 डिग्री। सही बोल रहा हूँ। ये ऑब्जर्व कर रहे थे और इन्होंने पाया कि अधिकांश कण पार हो गए, कुछ कण कुछ एंगल से, कुछ कोण से मुड़ गए और एक आध कण टोटल 180 डिग्री पर वापस चले आए। अब यह जो आंकड़ा है यह देता है NCERT में 20,000 में से एक कण, ठीक है ना। लगभग जब 20,000 अल्फा कण, कितने अल्फा कण, 20,000 अल्फा कण की बौछार इसमें हुई, तो इसमें से एक कण, इसमें से कितना कण, एक कण क्या हुआ, वापस आया। क्या हुआ भाई, कितने डिग्री पर, 180। अब सोच लो, ये आंकड़ा कक्षा 11 के NCERT में है। यही जब कक्षा 9 की NCERT पढ़ेंगे तो इसमें क्या है, 12,000 दिया है, ठीक है। 12,000 अल्फा कण में से एक कण वापस आता है 180 डिग्री पर, तो 20 या 12, तो प्रायोरिटी 20 को ही देते हैं। NCERT की 11 कक्षा 11 में दिया है, तो इससे घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। समझ में, ये कभी नहीं पूछता है कि कितने कण में से कितने कण 180 डिग्री से वापस हो गया, पूछ दे तो 20,000 ही जवाब देना है। क्लियर है। तो अब देखना इससे हमें क्या, तुम्हें बताओ क्या महसूस हो रहा है कि परमाणु कैसा है। इसको देखकर तो यही पता चल रहा है कि अल्फा कण पार हो गया, इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला है। एक बात तो यह दिखने में लग रहा है कि नहीं। अब देखो दूसरी बात क्या दिख रहा है कि परमाणु के बीच में धनावेशित भाग है, क्योंकि यह मुड़ रहा है। अच्छा, तो अब कैसे पता चलेगा कि धनावेशित भाग है। तो इससे पहले, इस परमाणु मॉडल से पहले रदरफोर्ड ने अल्फा तथा बीटा कण की खोज की थी। समझ में आया, अल्फा तथा बीटा कण की खोज कर चुके थे। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब अल्फा कण कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज था और ये निगेटिवली चार्ज था, ठीक है। अल्फा कण को बोलते हैं हीलियम का नाभिक। इसको क्या बोलते हैं भाई, हीलियम का नाभिक। याद रहे, हीलियम का नाभिक। हीलियम का नाभिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि हीलियम जितना ये भारी होता है। क्लियर है ना, समझ रहे हो। तो अब देखो इन्होंने बताया कि जो अल्फा कण है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और ये अपने मार्ग से तभी विक्षेपित होगा, तभी मुड़ेगा जब कोई पॉजिटिवली चार्ज इसके आसपास हो। मतलब जब ये धनावेशित क्षेत्र से गुजरेगा तब वहां से दूर भागेगा। तो उन्होंने कहा कि अल्फा कण कुछ एंगल से मुड़ गई हैं, इसका मतलब अवश्य है कि इसके केंद्र में थोड़े से ही भाग में क्या है, धनावेशित भाग है। क्लियर है, नहीं समझ में आया। दो बातें हम लोग इससे सीख गए कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है और इसके केंद्र में धनावेशित भाग होता है, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं कि तीसरी बात क्या समझ में आती है। ये देखो परमाणु वो अल्फा कण गया और टकराकर वापस चला आया।
ये मैं मिटा करके इसको साफ साफ एक तो बना दे रहा हूँ ताकि वो लगे कि चलो जैसे ये गया, ये देखो वापस आ गया ना, ठीक है। तो वो जैसे ही गया टकरा कर वापस आ गया, इसका मतलब क्या है कि अल्फा कण इतना भारी है, अल्फा कण भारी है। अब तुम ही सोचो कि एक बॉल हम लिए रहें, इस दीवार पे अगर बॉल को मारेंगे तो वो बॉल सीधा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा हमारे पास? क्यों आएगा? क्योंकि वो दीवार भी भारी है कि नहीं? अब दीवार भारी है तो कितना भारी है? या तो अल्फा कण के जितना भारी होगा या तो अल्फा कण से ज़्यादा भारी होगा, है कि नहीं? तो उन्होंने कहा, ये इस निर्णय पर पहुँचे कि अल्फा कण इतना भारी है, खुद वापस आ गया, इसका मतलब न्यूक्लियस में बहुत सारा मास, बहुत सारा द्रव्यमान होता है। तो इन्होंने तीसरी बात बताई कि परमाणु का टोटल, परमाणु का समस्त द्रव्यमान किसमें निहित है? नाभिक में। किसमें? देखिए यहीं से नाभिक की खोज हो जाती है। उन्होंने कहा कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान केंद्र में स्थित है और उस केंद्र को क्या कहा गया? नाभिक कहा गया। इस तरीके से रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या कहलाता है? रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। समझ में आया? तो कोई पूछ दे नाभिकीय मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो रदरफोर्ड ने। तो याद रहे, मैं यहाँ लिखता हूँ प्रथम नाभिकीय मॉडल। समझ में आया? प्रथम नाभिकीय मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो रदरफोर्ड ने। इनके परमाणु मॉडल को क्या कहते हैं? नाभिकीय परमाणु मॉडल। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो इससे तो ये हम तीन चीज ऑब्जर्व किए, ठीक। अब इन्होंने यह भी बताया कि जो न्यूक्लियस है, ये जो नाभिक वाला पार्ट है, पूरी परमाणु का 99.9% होता है, लगभग 99% से ज़्यादा होता, अरे कम होता है। ये कहने का मतलब ज़्यादा मत सोचना, 100 में 0.1% ये होता है, बाकी 99.9% क्या होता है? परमाणु होता है, ठीक है ना। तो इसलिए नाभिक का ये देखो ये है और परमाणु का ये है, अर्थात नाभिक इससे कितना गुना छोटा है भाई? देखो 10 पे घाते -5 गुना, 5 जीरो देख लो कितना गुना, 1 2 3 4 5, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख गुना छोटा होता है क्या? परमाणु नाभिक। क्लियर है? परमाणु से परमाणु नाभिक 1 लाख गुना छोटा होता है। इतना उतारो फिर मैं लिखवाऊंगा, ठीक है? क्या हो गया ना? ये लिखो। इससे क्या क्या पता चला? 3 बातें पता चली। तो पहले तो क्या हमने ऑब्जर्व किया, अवलोकन किया, वो लिखोगे, फिर उसके बाद में निष्कर्ष क्या निकला वो लिखेंगे, ठीक है? तो देखो इन्होंने क्या क्या बताया, 3 चीज़ें बता दी कि इसका अधिकांश भाग खोखला है, दूसरी क्या बताई कि इसका जो केंद्र है वो धनावेशित है, और पूरा द्रव्यमान किस में निहित है? केंद्र में निहित है, जिसे नाभिक कहा गया। क्लियर है? अब इसे निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष यह निकलता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत सूक्ष्म मात्रा में होता है, मतलब सूक्ष्म जगहों पर एकत्रित होता है, ठीक है। दूसरी चीज, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गति करता रहता है, ठीक है ना। और वह गति कैसा करता है? तो उन्होंने बताया कि जिस तरीके से सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है, उसी प्रकार से नाभिक की परिक्रमा इलेक्ट्रॉन करता है, ठीक। मतलब इनका जो मॉडल था सौरमंडल से मिलता जुलता था, जो कि थोड़ा सा गलत साबित हो गया। और गलत किसने बता दिया इनके सिद्धांत को? मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने कहा कि कोई भी आवेशित कण जब वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसकी एनर्जी क्या होती है? क्षय होती है, लॉस होता है उसकी एनर्जी का। और जब एनर्जी कम होगी तो अपने मार्ग से क्या हो जाएगा? विचलित हो जाएगा। मतलब वो एक सर्पिलाकार गति करते हुए, सर्पिलाकार पथ पे गति करते हुए इसमें क्या हो जाएगा? कोलाइब हो जाएगा, मिल जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? तो लिखो 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 फटाफट, मैं लाइन बाय लाइन बोलता हूँ, वैसे तो सुन करके भी समझ में आ गया है। लिखो, पहला चीज लिखना, नंबर 1, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। जल्दी जल्दी लिखो, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है।
हो गया। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। दूसरा लिखो, परमाणु का केंद्र धन आवेशित होता है। परमाणु का केंद्र धन आवेशित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। क्लियर है? तीसरा लिखो, परमाणु का समस्त द्रव्यमान, परमाणु का समस्त द्रव्यमान नाभिक में निहित होता है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में निहित होता है। क्लियर है? ठीक है, निष्कर्ष लिखना। ये देखो अवलोकन है, ऑब्जर्व क्या किया गया है। अब निष्कर्ष में लिख लेना 2-3 लाइन। नहीं, ये निष्कर्ष ही है, क्योंकि अवलोकन में तो ये देखा है कि अधिकांश पार्टिकल पार हो गए हैं। ठीक है ना, ये अवलोकन में ये देखे हैं। अब और लिख लेना कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करता है। वो निष्कर्ष ही है, मत निष्कर्ष हेडिंग लिखो, वही 4 नंबर में लिख लो। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करता है। ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, समझ में आया? तो इसके आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, और इतना बस समझ लेना कि इनका यह परमाणु सिद्धांत, परमाणु मॉडल गलत हो जाता है। बाकी नई नई चीज़ें जो बताए हैं उसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिलता है। मतलब अच्छा बताए हैं। अब तक पता था कि इलेक्ट्रॉन धंसा हुआ है, फिक्स है, लेकिन इलेक्ट्रॉन धंसा हुआ या फिक्स नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गति करता है। इन्होंने ये भी बताया कि नाभिक के चारों तरफ गति करता है। वो अलग बात है कि इन्होंने ये नहीं बताया कि कहाँ गति करता है। इससे परमाणु के स्थायित्व को इन्होंने बता नहीं पाया, व्याख्या नहीं कर पाया, इसलिए इनका परमाणु मॉडल जो है गलत साबित हो जाता है आगे चल करके। ठीक है, कल बताएंगे कैसे गलत साबित हो गया। ठीक है।